हेलो गाइस, वेलकम टू चार्विक एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 63 जो कि आई है 6 जनवरी 2022 को। इन दिस वर्कशीट वी विल नो अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज दिस इज द अर्थ और यहाँ इस हाइट पर यहाँ है आपकी आयरन की बॉल है, लोहे की, और एक तरफ है आपकी ये प्लास्टिक की। सेम हाइट पर, दोनों हाइट सेम है। और अगर वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब है कि बीच में एयर नहीं है, यानी मीडियम आपके पास नहीं है, देयर इज नो एयर। और आपने सेम टाइम पर लोहे की बॉल को भी नीचे के आने के लिए छोड़ा और प्लास्टिक की बॉल को नीचे आने के लिए छोड़ा, तो आप बता सकते हैं कौन सी बॉल सबसे पहले नीचे अर्थ पर आकर के हिट करेगी। आंसर जो होता है वो यही होता है लोगों का कि भाई जो लोहे की बॉल है, आयरन की बॉल है, वो सबसे पहले हिट करेगी ग्राउंड को, और जो प्लास्टिक की बॉल है वो बाद में आकर के हिट करती है। इसमें लॉजिक क्या देंगे आप कि भाई प्लास्टिक की बॉल का जो वजन होता है वो कम होता है और जो आयरन की बॉल का होता है वो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वजन होने के कारण वो नीचे भी जल्दी आ जाती है। आखिर ये लॉजिक कितना सही है हमारा कि जिसका वजन ज़्यादा होगा यानी मास ज़्यादा होगा वो सबसे पहले नीचे हिट करेगी। तो देखते हैं इसको। आप जानते ही हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो अट्रैक्ट क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे क्यों होता है? क्योंकि ये फोर्स जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वो एक्सेलरेशन अपनी तरफ खींचता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, और इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। हमने पिछली वर्कशीट में ये देखा है। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी स्मॉलर जी, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए वैक्यूम में क्या होगा, दोनों बॉल चाहे कोई कितनी ही भारी हो, लोहे की थी और एक प्लास्टिक की थी, जब उन दोनों बॉलों को हम ऊपर से नीचे आने के लिए छोड़ते हैं, फ्री फॉल कराते हैं, तो दोनों सेम टाइम में आकर के अर्थ को हिट करेंगी। तो ये बात याद रखें सभी। इन वैक्यूम एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेदर इट इज़ हैवी और नॉट, इट डजेंट मैटर, कैसी भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उनको फ्री फॉल करा करके अर्थ की तरफ छोड़ते हैं तो वो सेम टाइम में आकर के अर्थ को हिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बीच में कोई भी एयर नहीं है, तो एयर आप जानते हो रिस्ट्रिक्शन कर देती है मूवमेंट में, तो एयर भी कोई रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट में नहीं कर पाती है। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉलर जी, वो मास पर तो डिपेंड ही नहीं करता है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वजन से, कौन कितना ज़्यादा वजनदार है, वो सेम टाइम में ही नीचे अर्थ को हिट करेंगे। तो चलिए, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम ये एक्टिविटी एक परफॉर्म करते हैं, in normal conditions if you perform the similar activity with a feather and a stone, मान लो आपके पास सपोज कोई पंख है फेदर और कोई एक पत्थर है स्टोन, अगर आप उनको सेम टाइम पे नीचे अर्थ की तरफ छोड़ते हो गिरने के लिए, दैट इज अर्थ, अब सेम टाइम पे दोनों को आपने रिलीज किया, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है जो पत्थर है वो पहले हिट करता है अर्थ को, और जो फेदर है, पंख है, वो नाचता झूलता हुआ धीरे 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 काफ़ी देर में आकर के वो अर्थ पर आकर के टिकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एयर होती है एनवायरनमेंट में, आप जानते हैं, और एयर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, रेजिस्टेंस मतलब किसी का रास्ता रोकेगी, तो ऑब्वियस सी बात है फेदर जो कि बहुत हल्का सा होता है, दैट इज़ वेरी लाइट, तो एयर इसको रेजिस्टेंस काफ़ी देगी। और लेकिन जो आयरन की बॉल है उसमें रेजिस्टेंस कुछ नहीं दे पाएगी क्योंकि आयरन काफ़ी वजनदार होता है, तो ये एयर इसको रेजिस्ट नहीं कर पाती है, तो ये अपने हिसाब से जल्दी से आकर के हिट करता है। लेकिन जो फेदर है वो थोड़ा लाइट होता है, तो उसको तो एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देती है और उसकी स्पीड कम कर देती है, तो वो धीरे धीरे हवा में ही सस्पेंड होता हुआ नीचे आकर टिकता है, जो काफ़ी समय ले लेता है। इसलिए नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल मतलब जब वैक्यूम नहीं है यानी एनवायरनमेंट में एयर है, तो उसमें अगर हम किसी हल्की चीज़ और भारी चीज़ को एक साथ आने के लिए छोड़ेंगे, लाइक फेदर एंड आयरन बॉल और फेदर और एनी टाइप ऑफ स्टोन,
तो उसमें जो स्टोन है वो सबसे पहले आकर के नीचे गिरेगा, या लोहे की बॉल होगी वो सबसे पहले नीचे आके गिरेगी, बिकॉज एयर डज नॉट ऑफर a very strong resistance to their path in comparison to the resistance offered to lightweight objects like feather. If we perform the same activity in vacuum condition, that means there is no air, all objects fall freely with the same rate of velocity and acceleration due to gravity and reach to the ground at the same time. So you will remember this. Now, near the earth's surface, the distance from the center of earth can be taken as almost equal to the radius of earth. अगर अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो रेडियस ली जा सकती है। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट भाई यहाँ पे है, मान लिया ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये आपका अर्थ का सेंटर है, तो इस अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक की दूरी यही होगी और ये आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज क्लियरली द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस केस में हम डिस्टेंस सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का रेडियस भी क्लियरली हम कह सकते हैं कि भाई जितनी रेडियस होगी उतना ही डिस्टेंस सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का होगा। अर्थ की सरफेस पर वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स सेम, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो होगा अर्थ की सरफेस पर वो जी के इक्वल ही कहा जा सकता है कि भाई जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उतना ही एक्सेलरेशन होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन कौन सा, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी आपकी याद कीजिए। देयर वर 3 equations of motion. First equation was v is equal to u plus at, where v is the final velocity and u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time taken by object. ये first equation थी। And second equation was s is equal to ut plus half at square. So that was the equation. तो यहाँ पर s is the distance covered by any object, and third equation of motion was 2as is equal to v square minus u square. That was third equation of motion. अभी हमने बताया कि अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन जो होगा वो एक सेम ही रहेगा हर जगह लगभग, दैट इज वैल्यू ऑफ g. तो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ a एस g, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ a दिखाई दे रहा है वहाँ आप g लिख देंगे इस तरीके से, इस तरह से लिख देंगे। तो आप देखेंगे ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसी तरीके से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे g लग जाएगा, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे 2as की जगह ये देख रहे हैं आप 2gs हो जाएगा। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी सिर्फ अर्थ की सरफेस के पास में। अब यहाँ पर एक सिचुएशन लीजिए, सपोज अर्थ है, देयर इज अर्थ। अगर मान लीजिए आप यहाँ से किसी पत्थर को फेंकते हैं ऊपर, दिस इज योर स्टोन, तो क्या पत्थर ऊपर जाता है? ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है और अल्टीमेटली ये नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए जब आपने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो काम किसके अगेंस्ट करेगा? दैट विल एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपने नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, लेकिन आप पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, दैट मीन्स डायरेक्शन बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स के उल्टे में है। तो इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव में लिखा जाएगा, यानी माइनस जी, जब ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आप थ्रो करेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, नीचे की तरफ जब गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में जी जो है पॉजिटिवली काम करेगा, यानी बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड अ थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन वैक्यूम, देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट? एक्सप्लेन। ऑब्वियसली बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल रीच एट द ग्राउंड एट सेम टाइम। देखिए वैक्यूम में बीच में एयर है ही नहीं, तो कोई भी रेजिस्टेंस होगा नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो फ्रीली स्पेक्ट करेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम रहेगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो दोनों ऑब्जेक्ट हम एक ही टाइम पर आएंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आंसर इज बोथ विल रीच एट द सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज -g फॉर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये अभी हमने डिस्कस किया है।
ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, it is against the direction of gravitational force. That's why it is taken as negative. Next question is, why objects reach the ground at different interval of time when they are dropped from same height at the same time in normal conditions? देखिए नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, वैक्यूम तो होगा नहीं, एयर होती है नॉर्मल कंडीशंस में, तो वो एयर क्या करेगी, रेजिस्टेंस ऑफर करती है. सो ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर, objects reach the ground at different interval of time when they are dropped from same height at the same time in normal conditions. Next question is, write three equations of motion by replacing acceleration A with acceleration due to gravity, that is g, in them. First is v is equal to u plus gt. Second is s is equal to ut plus half gt square. And third one is v square minus u square is equal to 2gs. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वर्कशीट. वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वर्कशीट नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.